नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं सबसे पहले बशीर बद्र की दो पंक्तियों से। वो लिखते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश हमेशा बनी रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो हम शर्मिंदा ना हो। जी हाँ, इस पंक्ति को लेकर के हम आम जनता बहुत कुछ सीख सकती है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इन पंक्तियों से सीखने की आवश्यकता है वर्तमान के राजनेताओं को। सो गाइस, हरियाणा में कांग्रेस की हार क्या हुई? इंडिया गठबंधन में हमें साफ तौर पर जी हाँ दरारें दिखने लग चुकी हैं। वो भी दरार छोटी मोटी नहीं, बल्कि अगर हम खुली आंखों से आराम से कंफर्टेबल दूर से भी दरार को देखना चाहे तो उस दरार को आराम से देख सकते हैं। और ये दरार दीमक कब बन करके अन्य पार्टी के अंदर फैल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। दोस्तों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में जूतम पेजाड़ चल रहा है, मानो कि टॉम एंड जेरी का शो चल रहा है। कौन गलत कौन सही, मैं सही तो बस मैं ही सही, ये सब चल रहा है। सो गाइस, यहाँ पर मैं इस वीडियो में 3 जगह के बारे में डिस्कस करूंगा, 3 ऐसे स्थान के बारे में बात करूंगा जहाँ पर ये दीमक जी हाँ इन पार्टी को कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, नुकसान कर सकती है। शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश से। सो गाइस, उत्तर प्रदेश में कल 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले जो हैं उनको लेकर के 6 सीटों के लिए, 10 में से 6 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नामों की घोषणा कर दी, बगैर कांग्रेस से चर्चा किए। अब आप बोलोगे भी कांग्रेस से क्यों पूछेगा अखिलेश यादव, वो अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी है। नहीं, ये एक्चुअली गठबंधन में चल रहे हैं अभी भी, और बिना कांग्रेस से वार्तालाप किए, बिना उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। सोचिए, गठबंधन में ब्रेक आ चुका है, ठीक है, इन सबके बीच में ब्रेकअप चल रहा है। सो गाइस, सेकंड आपकी जगह है दिल्ली। अब दिल्ली में पार्टी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि हमें चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। जी हाँ, हम आने वाले फेब मंथ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, उसे हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे और दूसरा कहीं ना कहीं ये पार्टी जीत भी जाएगी। आपको मालूम होगा, पहली बार 70 में से, जी हाँ 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल करी थी। और आज भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जी हाँ आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों के दिल में काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है। तो इनको कहीं ना कहीं गठबंधन की आवश्यकता नहीं है और इनके द्वारा उठाया गया ये कदम कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी लगता है। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मैं मानता हूँ कि आबकारी नीति को लेकर के इनका जो कदम था वो थोड़ा गलत था, जी हाँ, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ और थी। फाइनेंशियल क्राइसिस दिल्ली के अंदर बना हुआ था, कोविड का समय चल रहा था, अदर स्टेट से लोग यहाँ पर रेफर हो रहे थे और जो हेल्थ का बजट होता है बिल्कुल लिमिट था। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो भी आबकारी नीति में ईडी के थ्रू या फिर सीबीआई के थ्रू जेल के अंदर गए थे, उन सबको जमानत मिल चुकी है। उसकी लिस्ट आपके सामने ये रही। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कब कौन पकड़ा गया, कब कौन बाहर आया। अगर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको जमानत के तौर पर बाहर भेजा है, ठीक है, रिहा किया है, तो सुप्रीम कोर्ट शायद हमसे सबसे अधिक बुद्धिजीवी होगा, तो उसके कदम पर हमें कहीं पर भी कोई भी डाउट पैदा नहीं करना चाहिए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, एक कटाक्ष करा इसको लेकर के संजय राउत ने। दोस्तों, इस मुद्दे पर संजय राउत का बयान, जी हाँ, इनके बयान ने आग में घी का काम कर डाला। सो गाइस, संजय राउत है कौन? जिनको नहीं मालूम है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संजय राउत जो है एक बहुत बड़े भारतीय राजनेता हैं और शिवसेना पार्टी के मेंबर हैं, और वे महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य भी हैं। और शिवसेना के जो फाउंडर हैं बाल ठाकरे, इनको लेकर के इन्होंने एक इनकी बायोपिक भी लिखी है। जी हाँ, ये एक राइटर भी हैं, और इन्होंने कल मीडिया के सामने ऐसा बयान दे दिया जो बयान काफ़ी खतरनाक था, जिसने राजनीति के अंदर त्राही माम जैसी स्थिति ले आए। इन्होंने ये कहा दोस्तों कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत से जीत जाएगी, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए। और ये सीधा सीधा एक ताना था, एक कटाक्ष था, एक प्रहार था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सो गाइस, संजय राउत ने ये जो बयान दिया है ये पत्रकारों के सामने दिया है, कई सारे माइक इनके सामने रखे हुए थे, उन सब के सामने बोला। और क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ, आने वाली जो चुनाव है, इस तरह की बयानबाजी से क्या पता इनकी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, क्या पता ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हो, या फिर क्या पता कांग्रेस, देखिए ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अभी भी इसको मेजोरिटी की आवश्यकता है हर स्टेट के अंदर। जम्मू कश्मीर में जो हम देख रहे हैं कि इन्होंने चुनाव जीता नहीं, 90 में से केवल 6 सीटें जो आई है वो मिली है कांग्रेस को। सोचिए,
जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीते हैं, विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई है वो हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, उस पार्टी की वजह से। मतलब उमर अब्दुल्ला के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था, ठीक है, गठबंधन करने वाली जो पार्टी है आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी से हम बोलते हैं, उसकी बदौलत पूरी ये चुनाव जीता है। और संजय राउत ने ये जो बयान दिया मीडिया के सामने, ये टीका टिप्पणी करी है गठबंधन को लेकर के, इसकी गूंज महाराष्ट्र की सियासत में भी हमको सुनाई दे रही है। इनफैक्ट पूरी इंडिया की जो सियासत है वहाँ तक जा रही है इसकी आवाज़। सो गाइस, इनको काउंटर करते हुए कांग्रेस के नेता आते हैं मीडिया के सामने, नाना पटोले उनका नाम है, और ये सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान से जो गठबंधन होता है उसको नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, आप साफ साफ एक दोषारोपण कर रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, एक प्रहार कर रहे हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, और एक सीनियर पर्सन को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना किसी की कमियों का। जी हाँ, सार्वजनिक तौर पर ढंढोरा पीटना वो सही, या फिर अकेले में उस पार्टी के जो टॉप लीडर हैं उनसे बात करके हार क्यों हुई इसकी समीक्षा करने पर उनका सहयोग करना। अब आप बोलोगे वो तो हमारा दुश्मन है, हम उसका सहयोग क्यों करें? मैंने कहा था ना शुरुआत में कि गुंजाइश, दुश्मन के साथ भी रखो, ना जाने कब किससे मुलाकात कहाँ आपकी पड़ जाए। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, यहाँ पे नाना पटोले ने साफ साफ यही बोला कि इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर इनको नहीं देना चाहिए था, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए दोस्तों, ख़ास तौर पे कि कांग्रेस के लिए इस समय जो छवि इनकी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव हो चुकी है। और इस दोषारोपण के फेस्टिवल में एक और नेता उतरी हैं, शिवसेना के नेता हैं वो भी, उनका नाम है प्रियंका, और इस राजनीति हवन के अंदर इन्होंने भी अपने कुछ शब्दों की बयानबाजी की आहुति देना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ दोस्तों, उद्धव सेना की जो सांसद हैं आपके, उद्धव सेना मतलब कि जो शिवसेना है, इनकी सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, राइट, और इन्होंने भी कांग्रेस को एक नसीहत दे दी है, और उनकी नसीहत काफ़ी हद तक वाजिब भी है, मतलब कि सही है, इतना कटाक्ष चल सकता है। और इन्होंने ये बोला कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस के लिए कि वे अपनी क्षेत्रीय दलों से जल्द एक मीटिंग करें और सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूला है उस पर बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड क्यों ना हो, कि आपकी सीट शेयरिंग कितनी रहेगी और सीट आपकी किस स्थान की रहेगी। जो अखिलेश यादव ने अकेले जो डिसीजन ले लिया और सीट का जी हाँ अनाउंसमेंट कर दिया, वो शायद जो कांग्रेस की तरफ से जो बातों का डिले हो रहा है उसकी वजह से, क्या पता अखिलेश ने ऐसा कदम उठाया हो, ये भी हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक सजेशन है, ठीक है, ये नेगेटिव बयानबाजी नहीं है। हालांकि इस बयान को हम लोग आपत्तिजनक मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता, और ये जमीनी बयान है, और कांग्रेस को अपनी सुस्ती से जगना पड़ेगा, जो उसकी स्पीड है उसको पकड़ना पड़ेगा। केवल वादों से, तकिया कलामों से अब बात नहीं बनने वाली। मैंने अपने लास्ट वीडियो में दोस्तों ये भी कहा था कि ये पार्टी, जी हाँ कांग्रेस पार्टी, जो इसके टॉप लीडर है अभी राहुल गांधी, इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। जी हाँ, हरियाणा में आंधी नहीं सुनामी आने वाली है, इस तरह के बयानबाजी हुए थे, और ये देख करके हमको भी लगा था, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने 2 दिन पहले 5 तारीख को इलेक्शन थे, शायद मैंने 2 अक्टूबर को अपना एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें साफ साफ ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का जो राहुल गांधी ने मंच पर तो हाथ मिलवा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पर इन दोनों को शांति की वार्ता पर बैठा करके इन दोनों से बातचीत इनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंड मौके पर, जी हाँ लास्ट मोमेंट पर जो आपकी हार है वो जीत में तब्दील हो सकती है, और किसी भी जीते हुए खिलाड़ी की जो जीत है वो हार में तब्दील हो सकती है केवल एक नेता के बयानबाजी से। ये मैंने साफ साफ जिक्र किया था उस वीडियो में, और फाइनली ऐसे ही हुआ। जी हाँ, मैं ये क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक कॉमन सी बात है कि आप टॉप लीडर हो इस पार्टी के और आप अपने तरीके से पूरा इनिशिएट कर रहे हो। जी हाँ, अकेला इंसान पूरा दिन रात एक कर रहा है, लगातार रैली कर रहा है। आपको पता होगा विजय संकल्प यात्रा कितनी लंबी यात्रा थी वो, और वहाँ पर आप लोग मंच में इन दोनों के हाथ मिलवा रहे हो। जनता के पास पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे खेला कर दिया शैलजा ने, जब लल्लन टॉप पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था अपना, जब सौरभ द्विवेदी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, वो आपको पता ही होगा, बार बार वो चीज़ रिपीट करके टाइम खर्च नहीं करेंगे, नहीं आप पे डाटा खर्च करेंगे। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। मतलब कि कहने का सिंपल सा ये है कि टॉप लीडर को हर नेता से फिजिकली फेस टू फेस मिल करके बात करनी चाहिए, केवल फ़ोन पर या ऐसे बात नहीं बनती है।
और यही गलती इन्होंने करी है हरियाणा के अंदर, यही गलती इनसे हुई थी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, और यही गलती इनसे हुई थी पंजाब के अंदर। इनके नेताओं ने ही इनकी नैया, जीत की नैया डुबो दी थी। 8 अक्टूबर को कांग्रेस को जो हरियाणा के अंदर हार का सामना करना पड़ा, इस हार की समीक्षा करने के लिए कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में एक कमेटी भी बनाई गई कि आखिरकार गलती कहाँ हुई, जो इसकी जांच करेगी वो कमेटी। अब यहाँ पर कल मीटिंग में ये भी पाया गया कि आखिरकार गलती कहाँ पे हुई है। अगर साफ साफ गलती को थोड़ा ध्यान से अगर हम गौर फरमाएं, मतलब कि बिटवीन द लाइन अगर हम स्टडी करें अपनी गलती को लेकर के, तो कांग्रेस पार्टी ने गलती ये पाई कि आखिरकार इनके जो खुद के नेता थे उनके मतभेद कब मनभेद में कन्वर्ट हो गए, इन्हें खुद पता नहीं चल पाया। यही सेम सिनारियो, यही सेम सीन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ था, और यही सेम सीन पंजाब के अंदर हुआ था इनके साथ में, और वही सेम घटना, वही सेम गलती अब रिपीट हुई है हरियाणा के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वर्सेस कुमारी शैलजा के बारे में। और एक नेता कभी भी खेला पलट सकता है, किसी भी पार्टी की जीत को हार में तब्दील कर सकता है। कुमारी शैलजा का ललन टॉप पर दिया हुआ इंटरव्यू, आई थिंक सो इतना इशारा आपके लिए काफ़ी होता है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव को जीतने के लिए। बैक टू बैक जनता के बीच में बैठे, जनता के दिलों की बात करी, जनता के मन की बात करी, जनता के जो मुद्दे थे अपनी हर रैली में उसको लेकर के इन्होंने अपनी हर रैली में बात करी है। और हम वो दिन बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं जब लोकसभा चुनाव में संसद के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेता बन के उठे थे, और राहुल गांधी ने संसद के पहले ही सत्र में, पहले ही दिन अपने जो नीट के मुद्दे थे युवाओं के, उन मुद्दों को उठाया था। राहुल गांधी ने अपने पहले ही दिन संसद के अंदर मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उस मुद्दे को उठाया था। राहुल गांधी ने पहले ही दिन किसानों के एमएसपी को लेकर के जो मुद्दा था, उनकी प्रॉब्लम थी, उस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई थी। और केंद्र सरकार के काफ़ी सारे यू टर्न इन्होंने दिलवाए हैं। और यहाँ पे हर इंसान का अपना खुद का परसेप्शन हो सकता है। जी हाँ भाई, आपका परसेप्शन हो सकता है कि तुम्हें नहीं मतलब है एग्ज़ाम लीक से, तुम्हें नहीं मतलब है एमएसपी से। कुछ लोगों को नहीं मतलब होता कि आखिरकार मणिपुर में क्या चला। कुछ लोगों की दुनिया अपनी अलग ही होती है। तो यहाँ पे अपने अपने परसेप्शन अपनी अपनी नीड पर, अपनी अपनी योग्यता के आधार पर बनते हैं। अब कुछ लोगों का परसेप्शन ये लेकर के है, कुछ लोगों की टेंशन ये लेकर के कि आखिरकार भैया जियो ने रिचार्ज पैक इतना महंगा क्यों कर दिया, ठीक है हम कैसे बात करेंगे, या फिर इतनी महंगाई आखिरकार क्यों हो गई। उनकी महंगाई केवल रिचार्ज पर, मतलब टॉक टाइम पर, डाटा पर, या फिर एसएमएस के लिमिट पर ही कैद हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे कदम भी उठाए हैं, इसको हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज या फिर डिनाई नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस अपनी सीट के न्यूनतम स्तर पर है, ये भी हम बात जानते हैं, और गठबंधन इसको करना ही पड़ेगा हरियाणा के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, और लगातार जितनी भी आने वाले टाइम पर जितने भी चुनाव है उन सब पर। क्योंकि न्यूनतम स्तर पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा लंबी चौड़ी सीट पर ये चुनाव नहीं जीते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीत गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली हैं। बाकी सीटें किसके खाते में आई हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते पर। और ये वही पार्टी है जिसके साथ में कांग्रेस ने क्या करा था, गठबंधन किया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी है। तो अगर उमर अब्दुल्ला अगर सिंगल भी चुनाव लड़ते यहाँ से, तो तब भी इनको सीट मिल जाती। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आगे क्या होगा। इस गलती से कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी के जो आलाकमान नेता हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे, और महाराष्ट्र में इस बार जी हाँ इस हार का बदला जीत से लेंगे। को लेकर के नेताओं के बीच में ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इसका एक नेगेटिव असर हमको भावी समय में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है अखिलेश यादव के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं। चंद मिनट पहले मैंने आपको डिस्कस किया था इस मैटर पर। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपनी जो 6 सीटों पर अपने नामों की घोषणा जो कर दी है, इनमें से कुछ ऐसी सीटें थी जहाँ पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी। बिना उनसे पूछे नाम का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर पत्रकारों के सामने इन्होंने कर भी दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 5 सीटों की मांग करी थी। कांग्रेस चाहती थी मंजुला,
फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर और एक और स्थान है आपका खैर। ये 5 ऐसे स्थान थे। इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया और बस खेला कर डाला। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचते ही, जी हाँ, इन्होंने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी खटाखट, जल्द से जल्द। मैं मानता हूं कि इस समय कांग्रेस की रफ्तार काफ़ी धीरे हो चुकी है। कांग्रेस जब हारी है हरियाणा पर, उसके बाद इनके जो एक्शन है थोड़े से डिले हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस के एक नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से कोई भी पार्टी इनके साथ गठबंधन करने के तैयार नहीं होगी। और दीपेंद्र हुड्डा ने, ध्यान रखिएगा, एबीपी न्यूज़ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा न्यूज़ मंच है, उस पर आकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर इन्होंने प्रहार कर दिया। इन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई फैक्टर दिखती ही नहीं है। सोचिए, आपने हरियाणा के बारे में टीका टिप्पणी करी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था दोस्ती में गुंजाइश वाली बात शुरुआत करी थी मैंने वीडियो में इसी बात से लेकर के। आपको शायद दिल्ली में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। इनको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव जीत सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ इसको लेकर के एग्जिट पोल की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये अकेले दम पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो कहने सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इनकी यह 5वीं गलती होगी? जी हाँ, एमपी में हुई, पंजाब में हुई, हरियाणा के अंदर हुई, 4थी गलती अब इनकी होगी यहाँ पर क्या? महाराष्ट्र में, उसके बाद आपकी फरवरी मंथ में दिल्ली के अंदर। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में या दिल्ली में गठबंधन करना अगर उनको पड़ गया अपने वजूद बचाने के लिए, क्या कोई पार्टी इनसे हाथ मिलाना पसंद करेगी? और ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये सब बातें जो मीडिया में बोलते हैं वो बातें इन तक ना पहुँचती है आम आदमी पार्टी वालों तक। हर पार्टी दूसरे पार्टी पर रखती है नज़र कि आखिरकार किस नेता ने क्या टीका टिप्पणी करी, किसके दिमाग में, किसके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, कोई हेड टेल करके ये लोग बैठे नहीं हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सब पढ़े लिखे हैं, सबके अंदर अच्छा दिमाग है, इनकी जो प्लानिंग होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है। वैसे कम से कम थोड़ा सोच समझ करके मीडिया के सामने बोलना चाहिए। दोस्तों, ये जो गठबंधन को लेकर के तमाम बयानबाजी करी गई है, चाहे वो संजय राउत के द्वारा हो, चाहे वो प्रियंका के द्वारा हो, या फिर दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा हो, या फिर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए कदम ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के। और रही सही कसर दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान ने कर दी। हमको समझना होगा कि आखिरकार हम कितने पानी में हैं, और इस पानी को निकालने के लिए हमें पड़ोसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये बात कांग्रेस जितनी जल्दी से जल्द समझ सकती है उतनी जल्दी इनके लिए भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे 8 तारीख को जो हुआ वो हम सब ने देखा, और कांग्रेस पार्टी ने भी देखा होगा। राहुल गांधी का अब तक पत्रकारों के सामने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी है। बस उन्होंने एक ट्वीट किया है, सामने आपके सामने ये रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का इन्होंने थैंक्स किया है, और यहाँ पर हरियाणा में जो अप्रत्याशित दोस्तों जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसा समथिंग कुछ कहा गया है इनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये दावा किया था कि जो ईवीएम मशीन 99% चार्ज पाई गई थी, उसके पीछे मुझको लॉजिक लगता है कि हाँ, बात सही है। और उन सभी मशीनों में बीजेपी के वोट ही मिले हैं सबके सब जगह, क्योंकि ऐसा केवल 1-2 ईवीएम मशीन में नहीं, 3 जिलों के अंदर जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल करी गई थी वहाँ पर पाया गया। या तो ईवीएम मशीन को प्लांट किया गया है या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब इसको लेकर के चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा, क्योंकि इनकी तरफ से याचिका दायर हो चुकी है, जो कंप्लेंट है वो सबमिट हो चुकी है चुनाव आयोग के पास। अब वो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन यहाँ पे अब आप मुझे कमेंट जरूर करिए कि आखिरकार कांग्रेस को, जी हाँ, आने वाले समय में जो भी चुनाव हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, गठबंधन बना करके चलना चाहिए या फिर इंडिविजुअली जो इनका कदम है वो आपको सही लगता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका माइंड क्या कहता है। जी हाँ, राजनीतिक नॉलेज आपके अंदर भी होती है, तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।